हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। हमने जो जीएनएसएस में अब तक कवर किया है वो इम्पोर्टेंट था। जीएनएसएस के एग्जांपल्स जो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नेविगेशन सिस्टम हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा जीपीएस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हमने रशिया का देखा ग्लोनास, उसकी प्रॉपर्टीज जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और थर्ड हमारे पास था गैलीलियो। तो ये 3 हमने अब तक पढ़े हैं। अब जो है हमारे पास वो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीजीपीएस। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में बनते हैं। डीजीपीएस की फुल फॉर्म है हमारे पास डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो डीजीपीएस इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बेटर होती है। अब डीजीपीएस होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसी के बेसिस पे हमारे पास आगे की जितनी भी हम जीएनएसएस के बारे में पढ़ेंगे तो डीजीपीएस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। जैसे डीजीपीएस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, स्टैटिक होता है, कुछ आरटीके होता है, और उसके हमारे पास उन दोनों में क्या डिफरेंस है या कितने टाइप्स ऑफ डीजीपीएस होते हैं, वो सब एग्जाम में अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर्स देखोगे 2022 और 2023 वाले, तो उसमें क्वेश्चन डीजीपीएस से रिलेटेड आए हैं। तो हमें डीजीपीएस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमें जीपीएस तो पता है, जैसे आपके फ़ोन में जीपीएस रहता है, ऊपर सैटेलाइट्स रहती हैं और वो उसके बेसिस पर एक फ़ोन के हमारे पास रिसीवर है एक टाइप का, ठीक है। तो रिसीवर जो है डिकोड करता है, सैटेलाइट जो कोड्स भेजते हैं हमारे पास कोडिंग के फॉर्म में, हमारे पास जो सिग्नल्स आता है उसको डिकोड करके अपनी पोजीशन को वो कैलकुलेट करता है। अब मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए होती हैं जीपीएस से अगर हमें किसी भी पोजीशन को एक्यूरेटली या प्रिसाइजली निकालना है तो, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप कहीं सर्वे कर रहे हो तो सर्वे करने के लिए इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि एक पॉइंट पर, क्योंकि अगर हम जीपीएस का एक सिंपल सा फंडा है, अगर हम एक लोकेशन पे खड़े हुए हैं बहुत देर तक, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप पे अगर आप किसी को लाइव लोकेशन, तो मतलब सिंपल है, अगर आप अपनी लोकेशन किसी को शेयर करते हो तो जैसे जैसे देखते हो टाइम निकलता रहता है, तो हमारे पास एक्यूरेसी और बेटर होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी रिसीवर को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल या फिर टाइम देंगे उसको अपनी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए, तो वो एक्यूरेसी को बेटर करता रहता है। तो वही कहने का मतलब है कि अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक पॉइंट पे आधा घंटा बिताएं या फिर बहुत, क्योंकि हमें अगर सर्वे करना है तो इम्पोर्टेंट होगा, वो प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट होगा, तो हमारे पास मतलब कि एक्यूरेसी बेटर चाहिए। एक्यूरेसी बेटर चाहिए तो हमारे पास टाइम देना ज़रूरी है रिसीवर को। बट इतना टाइम ना होने के बावजूद हमारे पास क्या है, एक डिफरेंट टाइप का, मतलब जीपीएस का एक टाइप है डिफरेंशियल जीपीएस, क्योंकि जो एरर हमारे पास रियल टाइम में आते हैं उसको हम बाद में भी हम एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको मतलब कि हम करेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वही करेक्टिफाई करता है डिफरेंशियल जीपीएस। अब ये हो सकता है कि हमारे पास रियल टाइम में, कि मतलब कि जिस टाइम पे हम रीडिंग ले रहे हैं उसी टाइम पे हम वो करेक्शन अप्लाई कर दें, या फिर हो सकता है कि हम रीडिंग पहले लेकर आ जाएं फिर उसको आराम से करेक्शन अप्लाई करके वैल्यूज़ को करेक्ट कर लें। तो इसलिए हमारे पास डीजीपीएस को समझना ज़रूरी है, और कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। बट अभी हम क्या ओवरव्यू देख लेते हैं डीजीपीएस के बारे में कि डीजीपीएस होता क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जितना भी यूनिट में हम पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट यूनिट, उसमें डीजीपीएस ही हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं डीजीपीएस होता क्या। डीजीपीएस was developed to meet the requirements of positioning and distance measuring application that require the best accuracies। तो पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास, और हमारे पास एक्यूरेसी भी इससे बेटर हो जाती है। इन दिस सेक्शन यू विल रीड अबाउट डिफरेंशियल जीपीएस। द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होता है डीजीपीएस का क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ डीजीपीएस इज डेट एनी 2 रिसीवर्स, इसमें क्या हमारे पास 2 रिसीवर्स हैं रिलेटिवली क्लोज टुगेदर विल एक्सपीरियंस सिमिलर एटमॉस्फेरिक एरर्स। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे ये सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, किसी भी नेविगेशन सिस्टम की ये सैटेलाइट्स हमारे पास, तो मिनिमम 4 चाहिए होती हैं किसी भी मतलब प्रिसाइजली एक पोजीशन या अपनी लोकेशन निकालने के लिए। तो मान लीजिए ये सैटेलाइट्स हैं और आपके पास, हमारे पास क्या 2 रिसीवर हैं, एक नंबर 1 ये रिसीवर है और हमारे पास दूसरा नंबर 2 रिसीवर है। तो कहने का मतलब है कि ये इतनी क्लोज है, क्लोज का मतलब एकदम पास पास नहीं, बट इनका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है,
कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक एरर है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, कहने का मतलब है, क्योंकि एरर भी हमारे पास फिर सिमिलर होंगे। तो इतना गैप डिस्टेंस हम लेके इसमें चलते हैं कि दो रिसीवर्स के बीच का जो एटमॉस्फेयर आता है बीच में, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे हमारे पास ये एरर कैलकुलेट करके उसी में मतलब एक रिसीवर में वो एरर को टाइमली कैलकुलेट करता रहेगा और फिर उसी को करेक्शन में दूसरे रिसीवर में अप्लाई करते हैं हम, तो जिससे कि वैल्यू जो है हमारे पास करेक्टिफाई हो जाती है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल अभी डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, बट कहने का मतलब है कि जो इसका प्रिंसिपल है DGPS का, वो कहता है कि एनी टू रिसीवर्स रिलेटिवली क्लोज टुगेदर विल एक्सपीरियंस सिमिलर एटमॉस्फेरिक एरर्स। ठीक है, इट इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर DGPS दैट ए GPS रिसीवर बी सेटअप ऑन ए प्रिसाइजली नोन लोकेशन। और इसमें से हमारे पास एक जो GPS रिसीवर रहेगा वो सेटअप रहेगा किसी भी नोन लोकेशन पर, मतलब कि जिस पॉइंट पे एक रिसीवर है हमारे पास, जिसको हम बेस या रेफरेंस स्टेशन कहते हैं, उसकी लोकेशन जो है हमारे पास वो नोन रहती है, मतलब कि हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पहले से पता रहते हैं। ठीक है, द बेस स्टेशन रिसीवर कैलकुलेट इज पोजिशन बेस्ड ऑन सैटेलाइट सिग्नल। तो अगर मैं डायग्राम से पहले आपको सिंपल सा फंडा बताऊं कि मान लीजिए आपको एक ये रिसीवर है नंबर 1 और ये हम इसको बेस बोल रहे हैं। बेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो लोकेशन है, इसकी जो पोजीशन है, मतलब कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, कि इसके XYZ जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब ये हमारे पास सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, तो ये अपना इसको फिक्स कर दिया हमने और ये सैटेलाइट से अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना कैलकुलेट कर रहा है, इसका मतलब इसके भी कुछ XYZ कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, अब जो नोन है हमारे पास कोऑर्डिनेट और जो इसने कैलकुलेट किए उसमें कितना एरर आ रहा है, उस एरर को वो जो है फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे ये सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, 3-4 सैटेलाइट्स बना देता हूँ, मिनिमम 4 तो बना देता हूँ, क्योंकि एक पोजीशन को निकालने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये 4 सैटेलाइट्स हैं और ये हमारे पास बेस है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास रोवर मान लीजिए, जिसको मतलब जो दूसरा रिसीवर होता है उसको रोवर कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस या फिर रेफरेंस स्टेशन हो गया। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो पोजीशन है XYZ, जो उसकी लोकेशन है वो हमें ऑलरेडी नोन है। और फिर इसने कैलकुलेट किया, इसने अपने कुछ X1, Y1 और Z1 ये बार बार कैलकुलेट कर रहा है। जितना टाइम हम इसको देंगे और जितनी सैटेलाइट्स इसके थ्रू आएंगी वो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता रहेगा। अब ये जो X1, Y1, Z1 जो कैलकुलेट किया इसने और जो नोन है उसका बीच का एरर निकालेगा ये। और जो इसका प्रिंसिपल था कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है हमारे पास दोनों रिसीवर्स का सेम होना चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एरर भी सेम रहेगा, तो जो एरर इन दोनों के बीच में आ रहा है वो एरर जो है वो डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है जिस जिस पॉइंट पर रिसीवर अपनी रीडिंग्स लेकर आया उतने उतने एरर उसने उसमें करेक्टिफाई कर दिया। तो कहने का मतलब है जो रीडिंग ये लेकर आया वो बाद में जाके करेक्ट हो गई। तो वो DGPS का एक फंडामेंटल या प्रिंसिपल है कि इसमें से एक रिसीवर बेस या रेफरेंस स्टेशन रहता है और फिक्स रहता है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक, जिससे कि वो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता रहता है और हमारे पास जो भी एरर आता है उसको हम बाद में दूसरा जो रिसीवर रहता है जिसे हम रोवर कहते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं द डिफरेंस इज अप्लाइड, मीन्स कहने का मतलब देखो जो मैं बता रहा था, तो फिर से पढ़ लेते हैं। GPS रिसीवर इज बेस और रेफरेंस स्टेशन जिसका लोकेशन हमें पता है। द बेस स्टेशन रिसीवर कैलकुलेट इज पोजीशन बेस्ड ऑन सैटेलाइट सिग्नल, देयर आफ्टर दिस लोकेशन इज कंपेयर टू द नो लोकेशन। तो फिर हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स आए उनको कंपेयर किया जाता है, जो एरर आता है द डिफरेंस इज अप्लाइड टू GPS डेटा रिकॉर्डेड बाय द सेकेंड GPS रिसीवर। तो जो एरर आता है हमारे पास वो एरर को करेक्टिफाई किया जाता है जो रीडिंग्स हमारे पास दूसरे GPS रिसीवर लेता है हमारे पास, और वो जो दूसरा GPS रिसीवर रहता है उसको हम रोविंग रिसीवर कहते हैं। ठीक है, रोवर कहते हैं हमारे पास। द करेक्टेड इन्फॉर्मेशन कैन बी अप्लाइड टू डेटा फ्रॉम रोविंग रिसीवर इन रियल टाइम इन फील्ड यूजिंग रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, अगर हमारे पास फील्ड पर ही रहते हैं, मतलब कि कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है या कुछ मीटर का डिस्टेंस है, तो हम रेडियो सिग्नल का यूज करके उस एरर को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास मान लीजिए हम फील्ड पे ना रह के कुछ दूरी पर है, तो वो सैटेलाइट बेस भी हमारे पास एरर को करेक्टिफाई किया जाता है, वो भी हम देखेंगे।
DGPS इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंट्रोल और रेफरेंस रिसीवर एट ए नोन लोकेशन टू मेजर द सिस्टमैटिक GPS एरर। तो हमारे पास एक रिसीवर को मतलब कि रेफरेंस रिसीवर या नोन लोकेशन पर रखना पड़ता है, जिससे कि हम जो सिस्टमैटिक GPS एरर्स है उनको टाइमली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। डिफरेंशियल GPS इज ए मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ पोजिशंस derived from GPS receivers. With DGPS receivers, position accuracy is improved from 30 मीटर to 10 मीटर। मतलब कि पहले अगर हमें एक्यूरेसी 30 मीटर की मिल रही है, मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे आप रिसीवर लेकर गए, उसने अपनी पोजीशन कैलकुलेट की, तो उसकी जनरली बहुत कम टाइम के लिए अपने उस पॉइंट पर रखा रिसीवर को, तो वो 30 मीटर तक की एक्यूरेसी देगा। लेकिन अगर आप DGPS मेथड यूज कर लोगे कि जो हमारे पास बेस रिसीवर से जो भी हमारे पास एरर आया, अगर वो अप्लाई कर देते हैं उसका करेक्शन रोवर रिसीवर में, तो एक्यूरेसी जो है हमारे पास वो 10 मीटर तक की मिल सकती है। तो DGPS जो है हमारे पास एक्यूरेसी को बेटर करता है। अभी ये जो डायग्राम है हमारे पास वो DGPS का है। मान लीजिए हमारे पास रोवर रिसीवर रहा, ठीक है, एरोप्लेन लिया है, बट आप ग्राउंड पे बेस पे भी ले सकते हैं। और ये हमारे पास एंटीना है, रेफरेंस या फिर बेस स्टेशन है, ये अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा है और ये अपने डेटा को जो भी एरर आ रहा है उसको करेक्टिफाई करने के लिए साथ के साथ उसको भेज रहा है। अगर वो साथ के साथ भेजता है तो उसको रियल टाइम DGPS कहते हैं। अब जैसे अगर बाद में कर रहा है तो उसको स्टैटिक कहते हैं, बट इनकी थ्योरी अभी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे सेकेंड यूनिट में। बट अभी इनका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रियल टाइम क्या होता है, मतलब कि जो करेक्शन हमारे पास है कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रियल टाइम DGPS मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट है तो समझना है ध्यान से कि रियल टाइम DGPS अकर्स व्हेन ऑन रिसीविंग डेटा द बेस स्टेशन कैलकुलेट्स एंड ब्रॉडकास्ट करेक्शंस फॉर ईच सैटेलाइट। ठीक है, हर एक सैटेलाइट के लिए वो करेक्शन अप्लाई करता है। फर्दर द करेक्शंस आर रिसीव्ड बाय द रोविंग रिसीवर वाया रेडियो सिग्नल। तो हमारे पास जो करेक्शन रिसीव होता है रोवर को, मतलब कि हमारे पास बेस से लेके जो नंबर 1 रिसीवर था सेकंड रिसीवर तक, बेस से लेके हमारे पास रोवर तक जो करेक्शन भेजा जाता है वो दो तरीके से भेजा जा सकता है। एक तो हमारे पास रेडियो सिग्नल से, अगर वो ग्राउंड बेस्ड है तो हमारे पास, अगर वो हमारे पास सैटेलाइट बेस्ड है तो हमारे पास सैटेलाइट सिग्नल से उसको करेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो करेक्शंस आर रिसीव्ड बाय द रोविंग रिसीवर वाया रेडियो सिग्नल इफ सोर्स इज लैंड बेस्ड और वाया सैटेलाइट सिग्नल इफ इट इज़ सैटेलाइट बेस्ड। ठीक है, दिस करेक्शन इज देन अप्लाइड टू द पोजीशन इट इज़ कैलकुलेटिंग। तो जो रोवर हमारे पास अपने कोऑर्डिनेट या लोकेशन की इन्फॉर्मेशन ले रहा है, साथ के साथ उसको अप्लाई कर दिया जाता है करेक्शंस को, तो जो डेटा कलेक्ट होता है रोवर से वो एक्यूरेट होता है। मतलब कि एकदम 100% तो हम एक्यूरेसी नहीं अचीव कर सकते, बट एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है हमारे पास। रियल टाइम डिफरेंशियल करेक्शन यूजर अलाउ नेविगेशन विद इन 1 to 2 मीटर ऑफ एनी लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द सर्विस एंड GPS रिसीवर। तो हमारे पास जितना मतलब कि एक्यूरेट पोजीशन हमारे पास उसकी होगी, जितने एक्यूरेटली हमारे पास करेक्शन एरर्स जो है कैलकुलेट होंगे बेस स्टेशन से, उतना ही मतलब कि ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन मिलेगी रोवर रिसीवर से। तो वही कहने का मतलब है कि 1 to 2 मीटर तक की हमारे पास जो नेविगेशन है वो अलाउ, मतलब कि इतनी इन्फॉर्मेशन हमें एक्यूरेटली मिल सकती है। डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं या फिर GPS रिसीवर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए रखा है, वो सब डिपेंड करता है। तो ये तो रियल टाइम था हमारे पास। अब क्या हो सकता है हमारे पास कि जो डिफरेंशियल करेक्शन है हमारे पास GPS डेटा का, वो हम बाई पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि रियल टाइम में ना यूज करके हम क्या है, सिर्फ रोवर से डेटा कलेक्ट किए। ठीक है, रोवर से अपने डेटा कलेक्ट करके सिस्टम पर ले आए, कंप्यूटर सिस्टम पर, और उसको फिर हमने बाद में बाई पोस्ट प्रोसेसिंग हमने उसको करेक्शन अप्लाई किया, और जितने भी पॉइंट्स के डेटा या लोकेशन इन्फॉर्मेशन थी उसमें करेक्शन अप्लाई करके बाद में उनको करेक्टिफाई कर दिया। तो वो भी एक प्रोसेस है DGPS का, जिसको हम बाई पोस्ट प्रोसेसिंग एरर का जो करेक्शन है उसको अप्लाई करते हैं। यूजेज ए बेस GPS रिसीवर डेट लॉग्स पोजिशन एट ए नॉन लोकेशन एंड ए रोवर GPS रिसीवर डेट कलेक्ट्स पोजिशन इन द फील्ड। ठीक है, तो याद रखना इसको स्टैटिक कहते हैं, इसको स्टैटिक DGPS बाई पोस्ट प्रोसेसिंग, जिसमें हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, द फाइल्स फ्रॉम द बेस एंड रोवर आर ट्रांसफर टू द ऑफिस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर
एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं या डेटा जो भी कलेक्ट होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, विच कंप्यूट्स करेक्शन पोजीशन ऑफ द रोवर्स फाइल। दिस रिजल्टिंग करेक्टेड फाइल कैन बी व्यूड इन और एक्सपोर्टेड टू ए GIS या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कि जो डेटा करेक्टिफाई हो जाता है बाद में, जो करेक्टेड डेटा होता है उसको हम GIS सॉफ्टवेयर के अंदर व्यू कर सकते हैं या फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि GIS हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम इस जियो स्पेशल डेटा को एनालाइज, स्टोर या फिर हमारे पास क्वेरी, मतलब कि बहुत लार्ज डेटा को भी हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो करेक्टिफाइड फाइल रहेगी, जो करेक्शन अप्लाई करने के बाद जो डेटा रहेगा उसको हम GIS में यूज़ कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट थी जो समझना था। अब उसके बाद देखते हैं, देयर आर मैनी परमानेंट GPS बेस स्टेशन currently operating throughout the world that provide data necessary for differential correcting GPS data. This data can be downloaded from the internet or via bulletin board system depending on the technology preferred by the base station owner. तो जो लोकेशन बोल रहे थे कि बेस स्टेशन की लोकेशन हमारे पास नोन होनी चाहिए, तो हमारे पास ये जो डेटा है वो हम BBS या इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास, डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो जो सोर्सेज है हमारे पास बेस स्टेशन डेटा का, फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग फॉल इनटू 4 कैटेगरीज। पब्लिक सोर्स हो सकता है, कमर्शियल सोर्सेज हो सकते हैं, वेब बेस्ड सर्विसेज हो सकते हैं, या फिर बेस स्टेशन ओनरशिप भी हो सकती है हमारे पास। तो ये 4 हमारे पास सोर्स हैं। बेस स्टेशन का जो डेटा था, जो हम बाद में मतलब कि पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में यूज़ कर रहे थे, उस डेटा को हम ले सकते हैं 4 तरीके से। पब्लिकली, कमर्शियली सोर्सेज, वेब बेस्ड भी हो सकता है, या फिर बेस स्टेशन ओनरशिप भी हो सकती है। द वेरियस DGPS सर्विस अवेलेबल आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू ब्रॉडकास्ट रेंज फॉर द ऑफ द करेक्टेड सिग्नल्स हमारे पास। तो जो DGPS सर्विस है वो हमारे पास सिग्नल पर डिपेंड करता है, मतलब कि रेंज कितनी है हमारे पास। तो जो रेंज के बेसिस पे हमारे पास DGPS की सर्विसेज को क्लासीफाई किया गया है। जैसे हमारे पास 3 टाइप का है, लोकल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, या फिर वाइड एरिया हो सकता है। लोकल DGPS मतलब कि लोकल एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम, LAS, बट समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, GBAS होता है हमारे पास। रेंज हमारे पास इसकी कम रहेगी ऑब्वियसली, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रीजनल एंड वाइड एरिया। दूसरा रीजनल DGPS, रेंज ज़्यादा हो जाती है। वाइड एरिया DGPS हमारे पास क्या है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स है, SBAS है। तो ये हमारे पास एक दूसरे वर्ड के लिए सिनोनिम्स है। और ये हमारे पास वाइड एरिया DGPS को क्या है, SBAS है हमारे पास, सैटेलाइट बेस्ड है, एम्प्लॉय सैटेलाइट टू ट्रांसमिट DGPS करेक्शन डेटा। जैसे हमने अभी बात की थी ना, ग्राउंड बेस्ड पे हम रेडियो सिग्नल यूज़ करते थे, सैटेलाइट सिग्नल यूज़ करते थे DGPS के करेक्शन अप्लाई करने के लिए सैटेलाइट सिग्नल यूज़ करते थे हमारे पास। तो वही चीज़ है हमारे पास। DGPS का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास, जो सर्विसेज है हमारे पास, वो हमारे पास रेंज के बेसिस पर क्लासीफाई की गई हैं, ठीक है। अब आपने अगर 23 का क्वेश्चन देखा होगा, तो ये जो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन पेपर गेट का देखा होगा 2023 का, गेट जी क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, बट हमारे पास DGPS के अंदर ही कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे जो इनका यूज़ था हमारे पास, इन टर्मिनोलॉजीज का यूज़ था। तो कहने का मतलब है कि जो भी मेरे नोट्स हैं उसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बाद में आगे भी मतलब जितने भी आएंगे तो वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक एक लाइन से भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। और आजकल तो क्या हमारे पास लास्ट 2-3 सीजन से MSQs कर दिए हैं, जिसके अंदर हमारे पास पूरे अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए हर एक टॉपिक की, तभी हम वो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक ऑप्शन भी हमने जो सही ऑप्शन है अगर उसको चूज़ नहीं किया तो पूरे मार्क्स जाएंगे, मतलब कि आधे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा MSQ के अंदर। और अगर नेगेटिव मार्किंग तो वैसे MCQ में होती है, MSQ में होती भी नहीं है, बट आपको नंबर 0 ही मिलेगा उसमें, एक ऑप्शन भी अगर आपने सही वाला चूज़ नहीं किया तो। अब हम देखते हैं हमारे पास एक्यूरेसी, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी हमने 2023 में क्वेश्चन देखा था, तो हमारे पास ये भी ध्यान से पढ़ना है। तो एक्यूरेसी ऑफ DGPS एंड सोर्सेज ऑफ एरर, मतलब कि एरर किस किस बेस पे हमारे पास DGPS के अंदर आ सकते हैं। तो
तो और उसकी कितनी एक्यूरेसी होती है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्यूरेसी लेवल्स एग्जिबिटेड एंड सोर्सेज ऑफ एरर्स इन DGPS डेटा, द कंट्रोल्ड टेस्ट एंड क्वाइट रिसेंट एक्सटेंसिव operational use of DGPS are repeatedly demonstrated that DGPS results exhibit an accuracy to order of about 10 मीटर। ये तो हमने देखा था कि 30 मीटर से लेके हमारे पास एक्यूरेसी जो हो गई थी वो 10 मीटर तक पहुंच गई थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि मैनी रिसेंट एप्लीकेशंस ऑफ DGPS यूज C/A कोड। जैसे हमारे पास दो कोड होते हैं, P कोड होता है, C/U कोड होता है हमारे पास, ठीक है। ये अभी हम आगे वाली यूनिट में देखेंगे। बट कहने का मतलब है कि DGPS क्या है, C/A कोड को भी यूज करती है, ठीक है। स्यूडो रेंज एज ओनली ऑब्जर्वेबल विद अचीव्ड एक्यूरेसी ऑफ 1 to 5 मीटर इन रियल टाइम, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या है, अगर हमें 1 से लेके 5 मीटर तक की एक्यूरेसी चाहिए तो वो भी हमारे पास DGPS से मिल सकती है, क्योंकि DGPS क्या है, C/A कोड को भी यूज करने लगा है अपने एप्लीकेशंस में, जो कि हमारे पास स्यूडो रेंज के द्वारा ही ऑब्जर्वेबल रहता है। ये सारे जो टर्मिनोलॉजी मैं ले रहा हूँ सारी एक्सप्लेन करूँगा एक से एक, मतलब कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझना है। जब ये पूरी GNSS की लेक्चर सीरीज हो जाएगी तो आपको GNSS से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा। डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और गेट में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो DGPS है ये याद रखना है कि C/A कोड को यूज़ कर रहा है। हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे P कोड क्या होता है, C/A कोड क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं। ये सब मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है जो भी अगली यूनिट में पढ़ेंगे। तो DGPS जो है वो C/A कोड यूज करता है, जिससे एक्यूरेसी के हमारे पास अप टू 5 मीटर तक मिलती है हमारे पास। इट अलाउज द सिविलियन यूजर टू इंक्रीज पोजिशन एक्यूरेसी फ्रॉम 1 to 100 मीटर, मेकिंग इट मोर यूजफुल फॉर मैनी सिविलियन एप्लीकेशंस। तो हमारे पास सिविलियंस के लिए क्या है, ये भी 1 से लेकर 100 मीटर तक की रेंज ऑफ एक्यूरेसी मिल सकती है हमारे पास सिविलियंस को, ठीक है। अब हमारे पास ये तो एक्यूरेसी की बात हो गई कि DGPS कितना एक्यूरेट हो सकता है। जनरली हमने देखा है 1 मीटर तक की हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी उससे DGPS की अब तक हमने देखी है। अब क्या हमारे पास एरर क्या हो सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट से हमारे पास डेटा कलेक्ट हो रहा है, DGPS के बीच में क्या एटमॉस्फेयर आ रहा है, ये याद रखना है। हमारे पास एटमॉस्फेयर आ रहा है तो हमारे पास एरर भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एरर का सोर्स हो सकता है वो है हमारे पास एफिमेरस डेटा, एफिमेरस एरर। एफिमेरस एरर मैंने बताया था क्या होता है, बार बार बता चुका हूँ कि जो सैटेलाइट के ऑर्बिटल पैरामीटर्स होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एफिमेरस डेटा के अंदर आती है। तो उसी की वजह से जो एरर इंक्लूड होता है DGPS में वो एफिमेरस एरर हो सकता है, क्योंकि एफिमेरस डेटा जो है हमारे पास वो हमारे पास उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर रहता ही है, क्योंकि दे आर द एरर्स प्रेजेंट इन द एफिमेरस डेटा, दे रेंज फ्रॉम फ्यू मीटर टू डेसीमीटर लेवल। तो उसकी वजह से जो एक्यूरेसी है DGPS की वो कम हो सकती है। तो जो एरर आता है हमारे पास, एक तो एफिमेरस एरर होता है, दूसरा आयनोस्फेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन डिले, क्योंकि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये सारी जो लेयर्स होती हैं वो हमारे पास सैटेलाइट सिग्नल से लेकर रिसीवर सिग्नल के बीच में, मतलब कि सैटेलाइट से लेकर रिसीवर के बीच में एटमॉस्फेयर पड़ता है और ये लेयर्स भी पड़ती हैं। और सिग्नल जो होता है हमारे पास क्या है, एक तरीका हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है उसी का होता है। तो कुछ ना कुछ एरर उनकी जो लेयर्स है हमारे पास एटमॉस्फेयर की, उनकी वजह से आता ही आता है। तो क्या क्या एरर हो सकता है, व्हेन द सैटेलाइट सिग्नल पासिस थ्रू द आयनोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, दो हमारे पास लेयर को इसने बताया कि आयनोस्फेयर की वजह से और ट्रोपोस्फेयर की वजह से जनरली जो सिग्नल पास होता है उसकी वजह से एरर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्यों, क्योंकि इट इज़ स्लो डाउन एज द वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल इज अफेक्टेड, दीज प्रोपगेशन डिलेज कैन इंट्रोड्यूस एन एरर। क्योंकि हमारे पास जितना एक्सपेक्ट उसने कैलकुलेशन की है रिसीवर ने अपने कोडिंग में कि हमारे पास जो सिग्नल आता है वो स्पीड ऑफ लाइट से आता है। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से हमारे पास सिग्नल आता है रिसीवर के पास, ठीक है, ये हमने देखा था। और उसी बेसिस पे रिसीवर अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता रहता है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर और आयनोस्फेयर, उसकी वजह से जो स्पीड ऑफ सिग्नल है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, और उसकी वजह से जो रिसीवर अपनी पोजीशन कैलकुलेट करता है वो गलत कैलकुलेट करता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो वो जो एरर आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, वो अपनी पोजीशन के अंदर आ रहा है, तो वो
DGPS का एक एरर हो गया हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि जो ये लेयर्स होते हैं आयनोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर वो स्लो डाउन कर देती हैं सिग्नल्स को, जिससे कि एरर या फिर डिले हो जाता है हमारे पास, तो एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो दूसरा एरर हमारे पास आयनोस्फेरिक और ट्रोपोस्फेरिक डिले हो गया हमारे पास। थर्ड वन क्या है हमारे पास, ये मैं बार बार धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इस यूनिट में तो कुछ है नहीं, क्योंकि सोर्सेज ऑफ एरर के बेस पे ही हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, जो पिछले ईयर लास्ट ईयर भी बना है और नेक्स्ट ईयर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 एरर हमने देख लिए। उसके बाद थर्ड क्या है, सैटेलाइट क्लॉक ड्रिफ्ट है हमारे पास। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सैटेलाइट की जो क्लॉक्स होती हैं वो अपने कोड के साथ क्या है, अपनी टाइम किस टाइम पे उसने सिग्नल भेजा है सैटेलाइट ने, वो अपने कोड में रिसीवर के थ्रू रिसीवर तक भेजती हैं। उसी के बेसिस पे हमारे पास वो टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो जो एक्यूरेसी होती है वो सैटेलाइट क्लॉक्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, और जनरली रेडियम और सीजियम क्लॉक्स होती हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। इवन दो द क्लॉक्स इन द सैटेलाइट आर वेरी एक्यूरेट, टू अबाउट 3 नैनो सेकेंड्स तक एक्यूरेसी मिलती है हमारे पास उन क्लॉक्स की, सैटेलाइट क्लॉक्स की। एंड स्लाइट ड्रिफ्ट इन दिस क्लॉक कॉजेज स्मॉल एरर्स विच हैव ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द पोजीशन। तो जो अगर क्लॉक के अंदर थोड़ी सी भी मतलब कि ड्रिफ्ट होता है, थोड़ा सा भी चेंज होता है टाइमिंग के अंदर, तो वो एक्यूरेसी को कम कर देता है हमारे पास। जो पोजीशन की एक्यूरेसी मिलेगी मतलब कि एरर बढ़ जाएगा, एरर बढ़ जाएगा तो एक्यूरेसी हमारे पास ऑलरेडी कम हो जाती है। तो ये सोर्सेज ऑफ एरर आपको जरूर याद रखना है। एक हमारे पास एफएमआरएस एरर हो गया, दूसरा आयनोस्फेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन डिले हो गया, और थर्ड वन जो हमारे पास है वो सैटेलाइट क्लॉक ड्रिफ्ट हो गया। अब फोर्थ वन है हमारे पास मल्टीपाथ। इसके बेसिस पर भी हमारे पास क्वेश्चन था। तो मल्टीपाथ एरर अकर्स व्हेन द रिसीवर एंटीना इज पोजीशनड क्लोज टू ए लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज लेक और बिल्डिंग। कहने का मतलब है कि रिसीवर है हमारे पास और ये सैटेलाइट्स है, ठीक है, बीच में एटमॉस्फेयर है। अब ये जो रिसीवर है और ये सैटेलाइट है, इससे जो सिग्नल आता है हमारे पास, अभी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रिसीवर तक गिर रहा है, तो आसपास जो भी हमारे पास सिग्नल, कह दीजिए हमारे पास ये लेक है, वाटर बॉडी है कोई, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, इसके पास पहुंचेगा, तो या फिर कोई बिल्डिंग है आसपास, ठीक है, तो इससे क्या है, ये जो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन होकर हमारे पास रिसीवर के पास सिग्नल पहुंच रहे हैं, तो ये मल्टीपाथ हो गया, एक पाथ से तो आ नहीं रहा। अगर सिर्फ सैटेलाइट से रिसीवर तक पहुंचता तो वन पाथ होता, बट ये क्या मल्टीपाथ से हमारे पास सैटेलाइट रिसीवर के पास सिग्नल पहुंचता है, तो वो एक्यूरेसी को डाउन कर देता है। ऑब्वियसली एक्यूरेट पोजीशन वो कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सिग्नल क्या है, डिफरेंट पाथ से मिल रहा है। तो ये जो एरर है हमारे पास इसलिए मल्टीपाथ एरर कहलाता है हमारे पास, जहाँ पर लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्लोज अगर कोई रिसीवर है हमारे पास तो, ठीक है। इसीलिए हम आपने देखा होगा कि जब हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो थोड़ा ओपन सरफेस में, ओपन एरिया में करते हैं कि रिफ्लेक्शन भी ना हो और सैटेलाइट भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो हमारे पास, और एक्यूरेसी भी हमें बेटर मिल सके, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। ये तो आप स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं। तो सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस applied by US Department of Defense to GPS signal. This is intended to deny full accuracy of GPS to the civilian and hostile foreign powers by subjecting the satellite clocks to a process known as dithering, which alters their time slightly. तो सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो GPS था पहले हमारे पास मिलिट्री पर्पज़ के लिए ये डेवलप हुआ था, बट उसको बाद में सिविलियन पर्पज़ के लिए यूज़ कर दिया था। बट हमारे पास क्या है कि सिविलियन पर्पज़ को, सिविलियंस को क्या है, हाई एक्यूरेसी नहीं दे सकते क्योंकि वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो जानबूझ के हमारे पास एक एरर इंट्रोड्यूस किया जाता था। एरर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता था, जो भी हमारे पास क्लॉक की सैटेलाइट की जो क्लॉक की इन्फॉर्मेशन होती थी उसको थोड़ा सा चेंज कर देते थे, क्योंकि US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो सैटेलाइट का जो मॉनिटर करता है उसको मतलब कि चेंज कर सकता है। तो वो जानबूझ के हमारे पास टाइम को थोड़ा चेंज कर देते थे, जिसको डिथरिंग प्रोसेस कहते थे। तो उसकी वजह से हमारे पास एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती थी, तो उसको हम सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहते हैं, जिसकी वजह से जो पोजीशन है उसकी में एरर आता है हमारे पास। उसके बाद जो लास्ट वन है, सिक्स्थ वन, वो हमारे पास है एंटी स्पूफिंग।
एंटी स्पूफिंग क्या है? इट इज सिमिलर टू सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी इन दैट इट्स इंटेंशन इज टू डिनाई सिविलियन एंड हॉस्टाइल पावर एक्सेस टू द पी कोड पार्ट ऑफ जीपीएस सिग्नल। कहने का मतलब है कि देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो टाइप ऑफ कोड सेटेलाइट जो सिग्नल्स होते हैं, दो टाइप ऑफ कोड होते हैं हमारे पास, पी कोड और C/A कोड हमारे पास। तो जो पी कोड है हमारे पास, प्रिसीजन कोड, वो हमारे पास उसकी जो एक्यूरेसी है वो बेटर होती है, बट उसको सिविलियन पर्पज़ के लिए यूज नहीं करने देता है। मीन्स उसको वो जो रिसीवर होता है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जो कर पाता है वो सिर्फ C/A कोड से, जिससे हमारे पास 1 to 5 मीटर की एक्यूरेसी मिल जाती है हमारे पास। ठीक है, तो पी कोड को जो एक्सेस नहीं करने देता है वो भी एक मतलब कि जानबूझ के एरर डाला जाता है, जिसको हम एंटी स्पूफिंग कहते हैं। तो एंटी स्पूफिंग की वजह से भी हमारे पास कुछ एरर डेवलप होता है पोजीशन के अंदर। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ एरर रखने याद आपको 6 टाइप जो हमने पढ़े: एफेमेरस एरर, आइनोस्फेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन डिले, सैटेलाइट क्लॉक ड्रिफ्ट, उसके बाद हमारे पास था मल्टीपाथ, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी एंड एंटी स्पूफिंग। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्यूडो रेंज क्या है हमारे पास? स्यूडो रेंज हमने देखा, स्यूडो रेंज इज ए मेजर ऑफ रेंज और डिस्टेंस बिटवीन द जीपीएस रिसीवर एंड द जीपीएस सेटेलाइट। तो मतलब कि डिस्टेंस कह लीजिए या रेंज कह लीजिए। तो स्यूडो रेंज हमारे पास सेटेलाइट और रिसीवर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्यूडो रेंज कहते हैं। मल्टीपाथ इफेक्ट डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल्स फ्रॉम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिंग्स। तो इसीलिए हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो कोई भी ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग हो गया, लेक हो गया, उससे दूर ही रखते हैं, जिससे कि मल्टीपाथ इफेक्ट की वजह से एरर ना आ सके और हमारे पास सेटेलाइट भी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो सके उस लोकेशन पे। डिथरिंग क्या है हमारे पास? प्रोसेस है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डिजिटल नॉइज या फिर एरर हमारे पास इन द सिस्टम। जैसे सेटेलाइट क्लॉक जो था हमारे पास, उसको जानबूझ के इनकरेक्ट कर देना, जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी उसको चेंज कर देना, जो टाइम था उसको थोड़ा चेंज कर देना, तो वो डिथरिंग प्रोसेस कहलाता है हमारे पास। अब ये GNSS का जो सोर्सेज ऑफ एरर था वो इम्पोर्टेंट था, तो ये हमने देखा। इसके बाद हमारे पास ये यूनिट का लास्ट पॉइंट है, इंडियन सिनेरियो देख लेते हैं एक बार हमारे पास। आफ्टर रीडिंग अबाउट द करंट जनरेशन इन द अंडर डेवलपमेंट GNSS सिस्टम्स यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द इंडियन सिनेरियो ऑफ GNSS। मतलब कि जो नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का, गगन, उसके बारे में देख लेते हैं। विच इज GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन की फुल फॉर्म है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इज ए प्लान्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। मतलब कि SBAS है, सैटेलाइट बेस्ड है हमारे पास, वाइड एरिया जो हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, उसके बेसिस पर है, ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इट इज़ ए सिस्टम टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ GNSS रिसीवर बाई प्रोवाइडिंग रेफरेंस सिग्नल्स। WAS जो अभी हमने देखा, वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम है। कोड्स फॉर L1 फ्रिक्वेंसी एंड L5 फ्रिक्वेंसी वर ऑब्टेन फ्रॉम US एयरफोर्स एंड US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन नवंबर 2001 एंड मार्च 2005 to begin the implementing SBS over the Indian airspace. The system will use 8 reference station located in Delhi। मतलब कि जो गगन है हमारे पास, जो इंडियन नेविगेशन सिस्टम है, वो 8 रेफरेंस स्टेशन को यूज करेगा, जो दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, जम्मू, तिरुवनंतपुरम एंड पोर्ट ब्लेयर में रहेंगे। और जो मास्टर कंट्रोल रहेगा उसी कंट्री के अंदर रहता है और एक ही रहता है, वो हमारे पास बेंगलोर के अंदर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पूछी जा सकती है एग्जाम में। द नेक्स्ट मेजर माइलस्टोन इन गगन इज द कंडक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी सिस्टम एक्सेप्टिंग टेस्टिंग PSAT. It was successfully completed in December 2010. The first Gagan navigation payload GSAT-8 was launched on May 21, 2011. The second Gagan payload is scheduled to be launched on GSAT-10 in the first quarter of 2012. और जो थर्ड गगन पेलोड है वो प्लान किया गया हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर। ठीक है, गगन आफ्टर इट्स फाइनल ऑपरेशनल फेज कंप्लीशन विल प्रोवाइड सीमलेस एयर नेविगेशन सर्विसेज अक्रॉस रीजनल बाउंड्रीज। हमारे पास क्या है, सैटेलाइट बेस्ड है, तो हमारे पास एयर नेविगेशन सर्विस जो रीजनल बाउंड्रीज के अंदर रहेगा हमारे पास, उसमें यूजफुल रहेगा हमारे पास। वाइल द ग्राउंड सेगमेंट विल हैव सब सिस्टम सच एज डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, SBS, करेक्शन एंड वेरिफिकेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस
मॉनिटरिंग डिस्प्ले एंड पेलोड सिमुलेटर। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो हमने देखा कि कहाँ पर हमारे पास इसको जो हमारे पास मास्टर कंट्रोल है वो कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, और जो रेफरेंस सिस्टम स्टेशन जो भी हमने DGPS के अंदर पढ़ा वो 8 जगह लगाए जा रहे हैं और उनकी लोकेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब क्या है, हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्टिंग 774 करोड़ है। इस बीइंग ये सब इतना नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि एक बार आप इसको ज़रूर रीड कर लीजिए। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल हेल्प द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हमारे पास स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं वो इसरो के थ्रू होते हैं, लेकिन उसके हेल्प के लिए बहुत सारे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस रहते हैं या फिर कोई भी अथॉरिटी रहती है। टेक्नोलॉजी एंड स्पेस सपोर्ट। द गोल इज़ टू प्रोवाइड नेविगेशन सिस्टम फॉर ऑल फेजेज ऑफ फ्लाइट ओवर टू द इंडियन एयर स्पेस, क्योंकि SBS है हमारे पास ये। तो जो एयर स्टेशन हैं या फिर जो फ्लाइट्स वगैरह उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा इन द एडजॉइनिंग एरिया। इट इज़ एप्लीकेबल टू सेफ्टी ऑफ लाइव ऑपरेशंस एंड मीट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी। मतलब एविएशन पर्पज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, कहने का मतलब। तो ये हमारे पास इंडियन सिनेरियो होता है कि कहाँ तक पहुँचा, कितना हुआ और क्या है, ये सब है। तो मेन हमारे पास मास्टर कंट्रोल का याद रखना है आपको, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, और गगन की फुल फॉर्म और कौन सा हमारे पास इंडियन नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम याद रखना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट थी। नेक्स्ट हम लेक्चर में कवर करेंगे सेकंड यूनिट, जो इम्पोर्टेंट है उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, और जितनी भी टेक्नोलॉजी हम बार बार सुन रहे थे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, और सोर्सेज ऑफ एरर को फिर से हम एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो ये सेकंड यूनिट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप को अगर नोट्स इसका जो भी लेक्चर का नोट्स होता है, PDF होता है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, जो कि लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और हार्ड ज्योमेट्रिक्स के साथ आप गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए।